हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसटी ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं आरआरबी एनटीपीसी का जो 7 अगस्त का शिफ्ट 3 का एग्जाम हुआ था, उसका जीके जीएस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये समूह है। 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और लैंग्वेज इसकी हिंदी होने वाली है। आपका जो टारगेट है 40 और 40 का ही होना चाहिए, क्योंकि 40 और 40 यदि आपका नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा आपका कमज़ोर है। थोड़ा आप उसको और भी बेहतर करिए जीके जीएस को। चलिए हम लोग बिना देरी के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। तो बच्चों बताइए। ऑप्शन है एस ए आर, एस ओ एन ए आर, एल आई डी ए आर या फिर इचो साउंडर। तो बच्चों बताइए कि कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है समुद्र के अंदर ध्वनि को पता करने के लिए। तो बच्चों वो है सोनार। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। अच्छा, सोनार का हमारा फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। यहाँ लिख देते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। अच्छा, ये क्या होता है कि पनडुब्बी जहाज और समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अल्ट्रा वायलेट किरणों की नहीं है। ऑप्शन है त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है, OH माइनस आयन उत्पन्न करती है, रासायनिक अभिक्रिया कराती है। तो बच्चों बताइए कि इसमें से कौन सा गुण अल्ट्रा वायलेट किरणों की नहीं है। तो बच्चों इसमें से जो है OH आयन ये उत्पन्न नहीं करती है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि जो हमारे ये जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो विटामिन डी बनाने में सहायक होती हैं। आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि सर सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य की किरणें ही अल्ट्रा वायलेट उत्पन्न करती हैं। अच्छा, ये हमें विटामिन डी उससे नहीं मिलता है। हम जो हरी सब्जियां खाते हैं, पालक खाते हैं, जो भी पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, उससे हमें विटामिन डी तो मिल जाता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है। और जब हम सूर्य की किरणों के पास जाते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों के पास जाते हैं, तो हमारे शरीर की जो विटामिन डी होती है वो एक्टिव हो जाती है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया है कि PLFS रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है था? बताइए। ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो बच्चों बताइए कि PLFS रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आपका मिजोरम। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर मिजोरम की जो साक्षरता दर है टोटल 99% है। कितना? 99% है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारचीनों की उत्पत्ति किस देश में हुई? ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, ईरान या फिर तुर्की। तो बच्चों बताइए पारचीनों की जो उत्पत्ति है वो किस देश में हुई? तो बच्चों पारचीनों की जो उत्पत्ति है वो ईरान में हुई थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, ईरान में तो हुई थी, लेकिन प्राचीन है क्या? प्राचीन जो है प्राचीन लेखन सामग्री है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1991 के बाद के सुधारों में निवेश शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कृषि सुधार, कर वृद्धि, विदेशी व्यापार कम करना या फिर निजीकरण। तो बच्चों बताइए 1951 के बाद सुधारों में निवेश शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि निजीकरण। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन है समूह 2, समूह 17, समूह 1 या फिर समूह 18। तो बच्चों बताइए कि हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है? तो बच्चों हाइड्रोजन जो है समूह 1 से संबंधित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में डिविजिबिलिटी इंक्लूजन चैंपियन कंपनी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शंस हैं मिंडा कॉरपोरेशन, विप्रो लिमिटेड, जोमेटो या फिर अमेजोन। तो बच्चों बताइए कि 2025 में डिविजिबिलिटी इंक्लूजन चैंपियन कंपनी पुरस्कार किसे मिला? तो बच्चों वो मिला विप्रो लिमिटेड को। ऑप्शन सी बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, विप्रो IT सेक्टर की अग्रणी कंपनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि पीएम सूर्य घर योजना में सबसे अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य कौन सा हुआ है? ऑप्शन से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों वो राज्य हुआ है हमारा गुजरात। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, गुजरात जो है भारत का सोलर हब माना जाता है। ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि AIMS रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट एयर फिल्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है रेस्पिरा सेफ, HOAC तकनीक, ऑक्सीशील्ड या फिर एयर गार्ड। तो बच्चों बताइए कि AIMS रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट एयर फिल्टर का नाम क्या है? तो एयर फिल्टर का नाम है HOAC तकनीकी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। जो यह तकनीकी है वायु प्रदूषण को कम करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जोखिम रिपोर्ट 2025 में भारत ने किस मुद्दे को प्राथमिकता दी? ऑप्शन है महामारी, राज्य आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, वैश्विक बाजार या फिर साइबर हमले। तो बच्चों बताइए कि विश्व जोखिम रिपोर्ट 2025 में भारत ने किस मुद्दे को प्राथमिकता दी? तो बच्चों भारत ने जो है आपके राज्य आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, भारत का जो फोकस है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, वो स्वास्थ्य को सही रखना चाहती है सबका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम समर्थन क्या है? ऑप्शंस हैं साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, राष्ट्रपति की अनुमति या फिर सभी सांसद। तो बच्चों बताइए कि संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम समर्थन क्या है? तो बच्चों संविधान संशोधन के लिए जो न्यूनतम समर्थन है वो है विशेष बहुमत। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 368 में यह प्रक्रिया दी गई है पूरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि MS विंडोज में फाइल अस्थायी रूप से कैसे हटाते हैं? ऑप्शन है डिलीट करके, रिसाइकल बिन में डाल के, शिफ्ट प्लस डिलीट करके या फिर कंट्रोल प्लस डिलीट करके। तो बच्चों बताइए कि MS विंडो में फाइल अस्थायी रूप से कैसे हटाते हैं? तो बच्चों फाइल जो है अस्थायी रूप से हटाने के लिए हमें शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, शिफ्ट प्लस डिलीट से जो है फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो डायरेक्ट अच्छे से डिलीट हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है POCSO एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2009, 2011, 2012 या फिर 2014। तो बच्चों बताइए POCSO जो है एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो बच्चों ये जो है 2012 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। POCSO बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कानून है। POCSO जो है बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भावर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी पर, हिमालय की तराई पर, गंगा मैदान पर या फिर सिंधु मैदान पर। तो बच्चों बताइए कि भावर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों भावर क्षेत्र जो है वो हिमालय की तराई पर स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, भावर क्षेत्र जो होता है पथरीला होता है पूरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों बताइए कि कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों वो जो है हमारे असम में स्थित है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, कोपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अजमेर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो बच्चे बताइए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों आपका जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, जो NW रेलवे का गठन है जो कि 2002 में हुआ था, यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो गठन है वो 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1999, 2001, 2005, 2007। तो बताइए कि सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? तो जो है आपके 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये जो सूचना का अधिकार है वो पारदर्शिता बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो बच्चों बताइए कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। कुल्लू जो है दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 11वीं से 18वीं सदी तक साहित्य का प्रमुख रूप क्या था? ऑप्शन है नाटक, भक्ति काव्य, वैज्ञानिक लेखन या फिर उपन्यास।
तो बच्चों बताइए कि 11वीं से 18वीं सदी तक साहित्य का प्रमुख रूप क्या था? तो प्रमुख रूप जो है आपका भक्ति काव्य था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। इस समय ही कबीरदास, तुलसीदास प्रमुख संत थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय का सचिव कौन बना? ऑप्शन से शक्तिकांत कांत दास, अजय सेठ, सुभाष चंद्र या फिर अरविंद श्रीवास्तव। तो बच्चों बताइए कि वित्त मंत्रालय का सचिव कौन बना? तो बच्चों वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं वो हमारे बने थे अरविंद श्रीवास्तव जी। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वित्त सचिव आर्थिक नीति में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन है 1997, 2000, 2002 या फिर 2005 में। तो बच्चों बताइए कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई? तो बच्चों ये शुरू की गई आपके 2000 में। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्र जितने हैं उनको सबको पक्की सड़क से जोड़ देना है, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टास्क मैनेजर खोलने के लिए विंडोज ओएस में किस की संयोजन का उपयोग होता है? ऑप्शन है अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, अल्ट प्लस F4। तो बच्चों बताइए कि टास्क मैनेजर खोलने के लिए विंडोज ओएस में किस की संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। टास्क मैनेजर में जो है रनिंग एप्स और परफॉर्मेंस को देखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने अपनी पहली परमाणु परीक्षण किया? ऑप्शन है 1971, 1972, 1974 या फिर 1975 में। तो बच्चों बताइए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने अपनी पहली परमाणु परीक्षण किया? तो परमाणु परीक्षण जो है सबसे पहले हमारा 1974 में हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आंदोलन के बाद भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों राज्य पुनर्गठन आंदोलन के बाद जो है भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश बना था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो गठन है 1953 में हुआ था। कितने? 1953 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था? तो बच्चों आपका अधिनियम पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, ये जो है संघीय व्यवस्था इसी अधिनियम में से ली गई है। जो भी संघीय व्यवस्था है इसी अधिनियम से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी 2024 में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑप्शन है विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या फिर मोहम्मद शमी। तो बच्चों बताइए कि आईसीसी 2024 में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो बच्चों वो चुना गया था जसप्रीत बुमराह जी को। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से गिने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में सही क्रम कौन सा है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, या फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, या फिर कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री या फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो बच्चों बताइए कि जो आपके मंत्रिपरिषद में सही क्रम कौन सा है? तो क्रम आपका जो है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री का है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं सबसे वरिष्ठ होते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस परियोजना कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये जो है आपके गोवा में शुरू की गई। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, AIML यानी कि भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। किसका? AI का उपयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने वाली PMGSY का लक्ष्य किस वर्ष तक रह गया था? ऑप्शन है 1997, 2000, 2002 या फिर 2005। तो ये 2000 तक रह गया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे संचालित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है L+टैब, कंट्रोल+टैब, L+F4 या फिर कंट्रोल+शिफ्ट। तो बच्चों बताइए कि कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका वो क्यू होता है L+F4 से हम लोग कंट्रोल में किसी भी एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले टेलीफोन सेवा किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन है 2005, 2009, 2007 या फिर 2002 में। तो बच्चों भारत में सबसे पहले टेलीफोन की जो सेवा है वो 2007 में उपलब्ध हुई। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। टेलीफोन सेवा से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है हमारे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन है मंडल, कुट्टम, उर या फिर नाडु। तो बच्चों बताइए कि पंचायती राज में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है उर होती है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तमिलनाडु में जो है ग्राम सभा को उर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। तो बच्चों बताइए कि कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों आपके असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी ए जो है हमारा करेक्ट है। ये जो है उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख परियोजना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हाजीपुर, बीकानेर या फिर जयपुर। तो बच्चों बताइए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा जयपुर में स्थित है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, उत्तर पश्चिम जो रेलवे का जो गठन है वो 2002 में हुआ था। अभी मैंने इससे पिछले प्रश्न में भी बताया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर में गोल घर पर 27 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या फिर कोलकाता। तो बच्चों वो आपका शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के गोल घर पर जो है 27 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। राष्ट्रीय ध्वज की जो ऊंचाई है प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 1999, 2001, 2005 या फिर 2007। तो बच्चों सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा 2005 में तो लागू हुआ। जो ये आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है वो सरकारी की पारदर्शिता को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों कुल्लू घाटी जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, कुल्लू जो है दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य साहित्य रूप क्या था? नाटक, भक्ति काव्य, उपन्यास या फिर वैज्ञानिक लेखन। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य साहित्य रूप जो है वो भक्ति काव्य था। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। अच्छा, इस समय जो है मीरा, सूरदास, तुलसीदास प्रमुख कवि थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है 2025 में वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, अजय सेठ, सुभाष चंद्र या फिर अरविंद श्रीवास्तव। तो बच्चों 2025 के वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, ये आप अपना आंसर बताइए। तो अरविंद श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। वित्त सचिव का जो बजट है वह आर्थिक नीति में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, इसको हमने पूरा अच्छे से बताया। ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए, ऐसे ही सेट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और जितना ज़्यादा आप कमेंट में कुछ पूछेंगे उतना ही हम आपको आंसर दे सकेंगे, चीज़ों को बढ़ा सकेंगे, बता सकेंगे। और अन्य भी सब्जेक्ट के आपको सेट के क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप बोलेंगे, तो कमेंट करेंगे तो उसके भी हम लाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को देखा, क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर और अगले सेट के साथ।